नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रीट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। भारत में लोकसभा चुनाव 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सोमवार को 8 राज्यों की 49 सीटों पर शाम 5 बजे तक जो वोटिंग हुई है, लगभग 57% ये वोटिंग रिकॉर्ड हुई है और सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है 73%, और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.66% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। महाराष्ट्र में 13 सीटों के साथ प्रदेश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोटिंग हुई है 5वें फेज में, और इस फेज में हाई प्रोफाइल सीटें हैं। अमेठी है, रायबरेली है, लखनऊ है, कैसरगंज है। ये कुछ चर्चित सीटें हैं जिस पर चर्चित चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये मतदान क्या कहता है, यानी कि जो 5th फेज की वोटिंग है वो क्या कहती है, देश का मतदाता 5वें चरण में क्या संकेत देता हुआ नजर आया है। कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के जो कि 5 चरण के मतदान के संपन्न हो जाने के बाद अब निकल कर सामने आ रहे हैं, और इन सवालों को समझेंगे कि आखिर ये जो मतदान है ये क्या इशारा कर रहे हैं। और सवाल पहले देख लेते हैं, उसके बाद इन सवालों से जुड़े जो तमाम लेखा जोखा और चुनावी गणित है, सियासी गणित है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल देख लेते हैं एक नज़र में। 5 चरण की वोटिंग के बाद किसका पलड़ा भारत में भारी दिख रहा है। यूपी की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं इस पर किस तरह का मतदान रिकॉर्ड हुआ है और ये क्या संकेत दे रहा है। महाराष्ट्र में मतदान संपन्न हो चुका है लोकसभा चुनाव के तहत। एनडीए या इंडिया, कैसी टक्कर दोनों के तरफ से दिख रही है। 5वें चरण की जो 49 सीटें हैं इसका जो सियासी लेखा जोखा है वो किसके फेवर में दिख रहा है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है ये स्वागत कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से नरेश अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। नरेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, जो 49 सीटों पर मतदान हुआ है, इस मतदान के बाद क्या आत्मविश्वास और बढ़ गया है। 400 पार का जो नारा शुरुआत हमने की थी, बीजेपी ने की थी, कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं यूपी में ही देखूं तो कितने आश्वस्त आप दिख रहे हैं। नरेश जी। नेहा जी, यूपी हो या पूरे देश में हो जी, मोदी जी के जो विकास की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी के ऊपर विश्वास करके लोग वोट करेंगे, और ये 400 पार का नारा हमें जनता के आश्वासन के बाद ही हुआ है। जो मोदी जी ने लगातार विकास कार्य किए, जो हमारे मैनिफेस्टो संकल्प पत्र रहे पिछली बार के भी 2019 के भी, हमने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास पे जो मोदी सरकार ने काम किया, ये उसका विश्वास था। ये उसके कारण आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी था। और अब देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार लोगों के बीच में रही, जिसके कारण ये आत्मविश्वास बना। चाहे वो देश के लिए नीतियां हो, चाहे वो हमारी विदेश नीतियां हो। आज विदेशों में संकट है, पर भारतवर्ष फिर भी तरक्की कर रहा है। ये मोदी जी की विकास की जो गाथा का एक और पन्ना लिखा जाएगा इस 5वें चरण के इलेक्शन के बाद। और इस बीच हमारे साथ अभय कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो नरेश जी का कहना है कि बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो लगातार पुख्ता हो रहा है, क्योंकि 400 सीटों का जो नारा है इसके करीब करीब प्रदर्शन करती हुई पार्टी दिख रही है। एनडीए गठबंधन दिख रहा है। हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी, छोटा सा कॉमेंट टिप्पणी उनसे भी ले लेते हैं। उसके बाद मुकुल जी, जो कि उत्तर प्रदेश की समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, और महाराष्ट्र में आखिर क्यों ये मतदान के प्रति उदासीनता जनता की दिख रही है, उनको भी समझेंगे अभय कुमार जी से। लेकिन कुलभूषण जी, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी ये जो 14 सीटें, इसमें से 13 सीटें जीती थी 2019 में, कांग्रेस क्या प्रदर्शन बेहतर, सपा के साथ जो अलायंस है इसका फायदा कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है, या फिर इंडिया गठबंधन? निश्चित तौर पर
इंडिया गठबंधन को बहुत बढ़त मिलने वाली है इस चरण में। अभी जो 4 चरण हुए थे, उन चारों चरणों में एक तरीके से क्लीन स्वीप है इंडिया गठबंधन का। दरअसल उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और जिसका खुद मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया, डबल इंजन एक टर्म लेके आए। लेकिन वो डबल इंजन दरअसल जनता के सपनों को रौंदने का काम करता रहा। वो डबल इंजन बुलडोजर के रूप में उनका जो विकास की प्रक्रिया हो सकती थी उस पर चढ़ता रहा। इसलिए आज मतदाता भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से और झूठ से बहुत नाराज है, निराश है। मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी का कोर मतदाता है, जो एक आइडियोलॉजी से उनके साथ जुड़ा है, वो आज वोट करने बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसको निराशा हाथ लगी। 10 साल बड़ा शासनकाल होता है, कुछ गिनाने को नहीं है। गिनाने को क्या है कि साहब हमने झूठ बोला था 15 लाख का, हमने साहब नोटबंदी कर दी, हमने अनियंत्रित जीएसटी लगा दी, हमने कोविड में पीएम केयर फंड के नाम पर घोटाला कर लिया, हमने एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बिना परीक्षण के वैक्सीन लगवा के चंदा ले लिया, बीफ कंपनियों पे गौहत्या पे रोक लगाई और बीफ कंपनियों से हम चंदा लेते रहे। इस तरह से जो चीजें निकल के सामने आई और कोई रीजन नहीं। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि हमारी सरकार ने रोज एक कॉलेज खोला, हमने हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खोली, 15 दिन में एक एम्स बनाया। तो उत्तर प्रदेश में जनता पूछ रही है कि यहाँ से आप सांसद चुन के गए, बहुत बड़ा मैंडेट मिला उत्तर प्रदेश से, एक तरफा आपको समर्थन मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने कॉलेज बने, कितने एम्स बने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा दे दिया। मैं कहता हूं अगर जो इतने मेडिकल कॉलेज बने तो हमें एक आंकड़ा दे दे भाजपा के प्रवक्ता कि कुल कितने मेडिकल क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर आपने भर्ती किए। क्या मेडिकल कॉलेज तो आप कहेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ रोष है वहां पर उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान 5वें फेज के तहत हुआ है। मुकुल जी हमारे साथ जुड़े हुए। मुकुल जी, मैं समझना चाहूंगी उत्तर प्रदेश में जो ये मतदान हुआ है, ताज़ा मतदान हुआ है, जो हम अगर देखें जो स्ट्राइक रेट रहा है बीजेपी का, क्या उसी पर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है पार्टी, या फिर इस बार नुकसान होने जा रहा है? और ये नुकसान जो है ये 400 पार के नारा को तो छोड़ दीजिए, हो सकता है कि जो बहुमत का आंकड़ा है क्या उसमें भी सेंध लगा सकता है बीजेपी के लिए? सभी पैनलिस्टों को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने जो बात कही ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अभी जो जमीनी हालात हम लोग को दिख रहे हैं, इसमें 14 सीटों पे जो चुनाव, उसमें एक रायबरेली ही कांग्रेस के पास थी, बाकी सारी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था जी। आप बात करते हैं आज के सिनेरियो की, और जो अभी आज मतदान हुआ है इसमें 7 सीटें टोटल हैं, जो 14 में से 7 सीटें जो फंसी हुई और कांटे की टक्कर लग रही है, जिसमें अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि गठबंधन और बीजेपी दोनों फ्रंट टू फ्रंट लड़ रही है। अब इन सीटों में जो है ये वही सीटें हैं जो 2019 में 1 लाख से कम अंतर पे हारी थी इंडिया गठबंधन के, या जो भी सेकंड नंबर जो रहे थे, कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। तो ये सेकंड तो बीजेपी का जो आज का सिनेरियो है, इसमें आपकी जो सीटों की गणित है उसको आप समझिए तो जैसे फैजाबाद जैसा महत्वपूर्ण जिला, जहां लल्लू सिंह ऑलरेडी सांसद हैं और अच्छा भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी टक्कर कांटे की है। और ये जो लल्लू सिंह जीते थे चुनाव, ये 65,470 वोट से जीते थे जी। और इसी तरह मोहनलालगंज में कौशल किशोर हैं। तो ये जो 7 सीटें हम जिनका बता रहे हैं, जिसमें अमेठी स्मृति ईरानी भी 55,000 वाली है, आरके सिंह को मैदान में उठा रहा था, वो भी आपका बांदा से, वो भी 58,000। तो ये जो सीटें हैं आपकी गठबंधन का जो कॉम्बिनेशन है वो जातिगत, क्योंकि चुनाव सेंट्रलाइज, मोदी जी ने नो डाउट 140 से ऊपर रैली और सभाएं की है जी। लेकिन अब मोदी के चेहरा जो युवा वर्ग है, जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है, एक वर्ग तो जो 20% के आसपास युवा वर्ग है वो मंदिर को सपोर्ट करता है, लेकिन बाकी जो तैयारी कर रहा है वो बहुत ज्यादा बेरोजगारी को लेके एक क्वेश्चन उठा रहा है। और आप चैनलों पे भी देख रहे होंगे, जो हमारे मित्र सब फील्ड में टहल रहे हैं, उसमें भी पढ़ाई का और हमको बहुत बड़ा मैटर है। तो कुल मिला के ये है कि आप जिस तरह से हिटिंग 90% की थी इन 14 सीटों में,
जी। वो बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं 50% पे आ गई है। ये 4 जून को पता चलेगा कि मार्जिन कम होता है कि हार जाती है इससे बीजेपी, सीटों का कितना या नुकसान मार्जिन होता कम। है? ये जो स्ट्राइकिंग रेट में गिरावट आई है, इससे सीटों का नुकसान कितना जी होता है, समझेंगे। हमारे साथ अभय जी भी हैं। महाराष्ट्र में आखिर जो मतदान हुआ है और संपन्न हो चुका है, मुंबई की सीटों का जो हाल है, उन पर थोड़ी उनकी समीक्षा के जरिए अपने दर्शकों के लिए स्पष्टता लाएंगे कि पांचवें चरण का जो मतदान है अब संपन्न हो चुका है और ये चुनाव अब तक, यानी कि किसका पलड़ा भारी, एनडीए या इंडिया की बारी, में 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सीधे लेकर चलेंगे आपको महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दानगे जी के पास। अभय सर, समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में ये जो 13 सीटें जिन पर मतदान संपन्न हुआ है, फिर से मुझे लगता है कि अभी जब पिछला फेज हुआ था उसमें भी हम यही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कम, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वोटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। यही पैटर्न महाराष्ट्र की जनता ने 5वें फेज में भी दिखाया है। मुंबई को समझना चाहूंगी, 13 में से 6 सीटें मुंबई की। मुंबई में क्या हालात आपने नोट किया, आपका आकलन क्या है? जी, मुंबई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मुंबई का जो मैसेज है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत अलग रहने वाला है, क्योंकि 4 जून को जब सबके सामने आएगा रिजल्ट, तब मुंबई जो है वो मुंबई सबसे हटके रिजल्ट देगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज कम रहने की वजह से इसका शायद बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए कि आज जो है वो मुंबई के जो हम 6 सीट के बारे में अगर बात करेंगे जी, तो उसके अंदर वोटिंग ऑफ परसेंटेज बहुत कम रहने की वजह से उसका सीधा सीधा उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार गुट को फायदा हो सकता है। क्योंकि उनके जो 6 मतदार संघ है मुंबई के, उसमें से मैं तो ऐसा कहूंगा कि मोर देन 50% जो है वो फायदा उद्धव ठाकरे जी को होगा और उसकी वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मैसेज जाएगा पूरे महाराष्ट्र में वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायी हो सकता है। जी, तो आप क्या वजह मान रहे हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस जो हैं या नितिन गडकरी जो हैं, ये बीजेपी की नैया, या फिर पीयूष गोयल जो कि पहली बार अपना डेब्यू कर रहे हैं इन लोकसभा चुनाव के लिए, क्या आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने दनादन रैलियां की महाराष्ट्र के लिए, क्या उनका ब्रांड फीका पड़ रहा है महाराष्ट्र की जनता के सामने? देखिए, हम तो ऐसा नहीं कह सकेंगे कि ब्रांड फीका पड़ रहा है। लोगों में उत्साह नहीं है। इसका रीजन जो है वो महाराष्ट्र में जो पक्ष जो फूट गए हैं, जो पक्ष को फोड़ दिया गया है, वो एक रीजन जो है वो वोटिंग कम होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही में जो धूप है, धूप के वजह से भी वोटिंग बहुत कम हो चुकी है। लेकिन मतदाता जो है, मतदाता को आज भी ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी पंतप्रधान बनने ही वाले हैं, तो फिर हम वोटिंग करें या ना करें, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इसका जो है वो लोकतंत्र के ऊपर बहुत गहरा असर दिखाई दे रहा है और जो कि 4 जून को ये सिद्ध भी हो जाएगा कि वोटिंग नहीं करने की वजह से महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो मतदाता किस ओर जा रहा है या महाराष्ट्र आगे चलकर किस ओर जाएगा, ये पूरा 4 जून को सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से महाराष्ट्र में डेफिनेटली नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो महाराष्ट्र की कुल मिलाके महाराष्ट्र की जनता को एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो वोटिंग पैटर्न है ये एक निराशा दिखाती है मतदाताओं के बीच में। नरेश जी, जिस निराशा की बात महाराष्ट्र के हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे कि तोड़फोड़ की जो राजनीति करती आ रही है, इससे महाराष्ट्र का मतदाता उदासीन हो गया है नरेश जी, और इसका फायदा जो है विपक्ष को वहां पर मिल रहा है, एमवीए को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। वो वोटिंग परसेंटेज वैसे नेहा जी सब जगह कम हुई है और गर्मी भी एक कारण इसका, अभय जी ने ठीक बताया जी। बीजेपी तोड़फोड़ नहीं करती, मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं आपको। उनकी जो अपनी पार्टियां हैं उनमें मतभेद के कारण अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो उसका स्वागत होता है। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करती। जितनी भी पार्टियां बनी हैं उनमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी विचारों के मतभेद के कारण
लोग इधर उधर आते जाते रहे जी और वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है। इसकी चिंता हर पार्टी को करनी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो, ये सबको सोचना चाहिए, क्योंकि वोट सबके ही रुक रहे हैं। ये अभय जी ने ठीक बताया कि 4 तारीख को ही पता लगेगा कि किसका वोटर बूथ तक नहीं गया जी, तो किसका वोटर नहीं गया है, लेकिन जो मैनेजमेंट जिसके लिए आपके चैनल की तरफ से आज मैं भी निवेदन करता हूं यहाँ पे कि सभी अपने मताधिकार का पूर्ण तरीके से पालन करें, ताकि कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जिसको आप नहीं चाहते। जी, लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का तो संगठन जो इतना मजबूत है, क्या बूथ स्तर पर बीजेपी की तरफ से कोई कमी रह जा रही है, या ये जो निराशा देखी जा रही है आप किसको कारण मान रहे हैं? नहीं नरेश जी, हमारा वोटर रुक रहा हो ऐसा मैं नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा बूथ मैनेजमेंट भी, यहाँ तक कि जो पन्ना प्रमुख का 2014 से माननीय अमित शाह जी ने शुरू किया था, आज भी वो पन्ना प्रमुख स्तर तक हम लोग काम करते हैं और हर घर में जाके इस चीज की हमारी तरफ से अवेयरनेस होती है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी वोट निकालने में सक्षम है और वो बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को लेके जा रहे हैं। जी, कुलभूषण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जैसा कि मुकुल जी ने कहा कि स्ट्राइक रेट में फर्क पड़ा है, ये तो फंडामेंटल। नेहा जी, इंडिया की सरकार को प्लीज करेक्ट कर दीजिए, ये एनडी गठबंधन है। इंडिया का आपको कुछ और ही मैसेज जाता है जी। इंडिया नाम से जी, इंडिया नाम से इतनी तकलीफ है नरेश जी को, थोड़ा तो सोचना चाहिए। टेलीविजन पे दर्शक देख रहे हैं कि इंडिया नाम से इतनी नफरत। भाई साहब, इस विवाद में ना जाकर इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। नरेश जी और कुलभूषण जी, ये एक अलग बहस का मुद्दा है, उसमें ना पढ़ के। जी, कुलभूषण जी, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस भी ये पार्टी का हो सकता है या फिर अलायंस का हो सकता है, क्योंकि मुकुल जी ने कहा है कि अगर आपका मतदाता भी उत्साह नहीं दिखा रहा है तो सीटों का फायदा ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्राइकिंग रेट तो पार्टी की मैटर करती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वाकई अति उत्साहित नहीं है। हकीकत में जो काम होना चाहिए वो कर रहे हैं। जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभय जी ने कहा कि महाराष्ट्र का परिणाम पूरे देश के परिणाम से अलग आएगा। मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा अभय जी, जो हाल महाराष्ट्र का आप बता रहे हैं वही आज पूरे देश का है। हर जगह मतदान कम हो रहा है। इतनी जागरूकता चुनाव आयोग के द्वारा प्रारंभ करने के बाद भी मतदाता नहीं निकल रहा। और मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहा हूं नेहा जी, जो पन्ना प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट अभी नरेश जी समझा रहे थे, वो पन्ना प्रमुख ही आज नहीं निकल रहा है। 10 साल की सरकार में उसे बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसकी एक आप अपना पक्ष रखिए। अगर इसको डिबेट में लेके जाएंगे तो फिर जी नरेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। कुलभूषण जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। नरेश जी, हमें क्या बोलना है? आप हमें तय करने वाले नहीं हैं, और ये बौखलाहट आपकी समझ में आ रही है कि आपकी विदाई तय हो रही है। ठीक है नरेश जी, निवेदन है आपसे। कुलभूषण जी, आप अपनी बात, बिरादरी के नाम पे कुलभूषण जी बात पूरी करिए, फिर मैं मुकुल जी के पास अगले सवाल के लिए जाऊंगी। जी, मैं पहले बात पूरी कर रहा हूं कि पूरे देश में आज पन्ना प्रमुख पूरी तरह से निराश है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो युवा सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी के साथ आईटी सेल के माध्यम से जुड़ा था, वो आज निराश है। कोई भर्ती नहीं हो रही है, हर पेपर लीकेज हो लेकिन जा रहा अगर वो निराश है कुलभूषण जी, तो क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए उसने अपना भरोसा जताया है? सवाल तो ये भी है। एक छोटा सा ब्रेक, गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ी। मेरा कार्यकर्ता मजबूत है, इसलिए आपको ये सारा गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ी। दोनों ही तरफ गठबंधन है नरेश जी, चाहे एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, गठबंधन दोनों ही तरफ है। दो गठबंधन की ये सियासत है भारत के पास। अगला सवाल लेते हैं मुकुल जी। मैं समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जी, कुलभूषण जी माफ कीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा होने दी जाए। इस तरह से डिबेट में मैं नहीं बैठ सकता। मैंने शांति पूर्वक उन्हें पूरा सुना था, नहीं तो अगली बार फिर किसी को मैं नहीं बोलने दूंगा। ये कौन सा तरीका? कुलभूषण जी आपसे निवेदन है, आप कृपया संयम बरतें।
पूरा समय दिया जाए, मेरी बात पूरी होने दी जाए। बिल्कुल कुलभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा समय मिलेगा। नरेश जी की भी बारी आएगी, उनको भी पूरा समय मिलेगा। मुकुल जी से अगला हमारे समय उन्होंने बोला, उसके बाद आपने कह दिया कि नहीं अब हमारी बात खत्म हो गई। स्टेटमेंट तो पूरा होने देंगी आप। आपका स्टेटमेंट अधूरा रह गया, आप अपनी बात रखें पूरी। पूरा रह गया, उन्होंने बोलने नहीं दिया, मुझे बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैं यही बता रहा था कि इंडिया गठबंधन का वोटर क्यों वोट करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन का मतदान प्रतिशत में जो बड़ा हिस्सा है वो आपको दिखाई देगा। आज संविधान खतरे में है, ये सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए जो मतदाता इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है वो वोट देने जा रहा है। जिसको अपना रोजगार चाहिए वो इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है। जिसको महंगाई से निजात चाहिए वो वोट देने जा रहा है। जिसको वास्तविक विकास चाहिए, पूंजीपतियों का विकास नहीं चाहिए, वो वोट देने जा रहा है। वो जो निराश मतदाता है वो नहीं जा रहा है। ठीक है, जो निराश मतदाता है वो शायद चुनाव से ही निराश है, लेकिन वो विपक्ष के साथ भी जुड़ना नहीं चाहता है। मुकुल जी, क्या आपको भी यही आभास हो रहा है कि इस बार मतदान जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं, मतदाता क्या संकेत दे रहा है? खास करके उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि असेंबली इलेक्शंस में भी भीड़ तो विपक्ष की सभाओं में जरूर जुटती थी, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होती नजर नहीं आती। मुकुल जी अनम्यूट कर ले। जी बिल्कुल। इस बार एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि जो मतदाता है वो खुलकर सामने आया है, जो बोलने वाले हैं। बाकी तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे जो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मौन था, अभी तक मौन था। अब जैसे जैसे चरण खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रही होंगी कि सारी चीजें अपनी जो एक नेशनल इश्यूज हैं वो, और राम मंदिर भी एक था उसमें, तो राम मंदिर भी कहीं पीछे छूट गया है और नेशनल इश्यूज भी थोड़े पीछे छूट गए हैं। अब ये लोकल मुद्दों पे आ गई है लड़ाई। जैसे लखनऊ में, अब यूपी की आप बात करें तो यूपी में सबसे बड़ी बात यह है, यूपी में जो पेपर लीक हुआ, जो ये पहले कभी नहीं हुआ। बेरोजगारी पहले भी मुद्दा था लेकिन अब की बार मुखर होके युवा सामने आए हैं, संगठित होके आए हैं, और जहां जहां भी पेपर आउट जिस जिस डिपार्टमेंट के हो रहे हैं उसमें धरना प्रदर्शन हुए हैं, लाठी खाए हैं। अब जो अगर लखनऊ आगे लाठी खा के जाएगा तो उसका वो परिवार, उसके आसपास के लोग भी, थोड़ी उसकी एक संवेदना सरकार से जो जुड़ी रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि बीजेपी ने बहुत वादे किए हैं, कांग्रेस भी अपना वादा कर रही है, मैं उस विवाद में बीच में नहीं जाना चाहता। मैं अब आता हूं इलेक्शन पे। विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण, महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा इशू है अब की बार। ये शायद मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये 2022 में जब योगी जी का चुनाव था तब भी नहीं हुआ है विधानसभा चुनाव में। इश्यूज थे लेकिन कितनी क्लियरली। अब की बार क्या है, कांग्रेस जो लड़ रही है, वास्तव में इनके लड़ने का, अच्छा लड़ने का एक कारण भी है इनका गठबंधन। जो समाजवादी पार्टी है वो बूथ तक सक्रिय है और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस लड़ रही है इन 14 में से, जिसमें एक झांसी की सीट, एक राहुल गांधी लड़ रहे हैं और एक केएल शर्मा। तो अब केएल शर्मा और राहुल गांधी को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन झांसी की भी सीट, जो मैंने आपको 7 सीटें बताई हैं, वो ऐसी सीटें हैं जहां पे प्रत्याशियों का, बीजेपी के प्रत्याशियों की छवि को लेकर कि उनका निकलना नहीं होता, विकास कार्यों पे किसी को कोई कमी नहीं है। अच्छा, बीजेपी से अगर के समर्थक से बात करिए तो कहता है देखिए रोड बनी हुई है, देखिए आपने हमारे पुल बन गए। तो रोड और पुल, तो जो विपक्षी है उसका कहना है कि जब हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो मैं कैसे गाड़ी लेके जाऊंगा, मैं कैसे पेट्रोल भराऊंगा। ये दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं। हम लोगों का काम है विश्लेषण करना, लेकिन झांसी से लेके अब की 14 सीटों में 7 सीटें बहुत कांटे की टक्कर है। और अभी एक चैनल ने अपना क्या कहते हैं सर्वे भी दिखाया है, जिसे मैं अनबायस सर्वे कह सकता हूं, जिसको मैं आपके दर्शकों को बताना भी चाहूंगा कि जो वोटिंग हो रहा है वो समझ लीजिए 5% अगर वोट एनडीए से स्विंग होके इंडी गठबंधन पे गया, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब इंडिया में नहीं मान जाएंगे, अगर 5% नहीं गया तो एनडीए को 300 सीट मिलेंगी, सोचिए जरा, और इंडिया 162 पे आ जाएगा। और यही अगर 7% हो गया तो एनडीए से इंडिया में गया तो 7% पे इंडिया, एनडीए की सीट कम होके 270 पे आ जाएगी, और वहां पे इंडी गठबंधन आपका 193 पहुंच जाएगा। ऐसे उन्होंने तो जो एनडीए की सबसे बेहतर अगर वो स्ट्राइक करेगा तो उसको तकरीबन इनको लेना चाहिए 10% वोट। ये 5% वोट अगर इंडिया से
इनके पास जाता है, एनडीए के पास, बीजेपी के पास जी, तब इनके पास आएगी 386 सीटें, 386। और अगर ये इंडिया से एनडीए की तरफ 7% होता है तो 402 पे बीजेपी पहुंच जाएगी जी। तो कुल ये है कि जो वोटर साइलेंट था इसमें बीजेपी और कांग्रेस, देखिए दिल सबका धड़क रहा है, 7 तारीख को धड़कन बंद हो जाएगी या फिर वो घर के बाहर निकल के फूल वाला लेके उसको एंजॉय करें। लेकिन बात वही है कि 14 में से 13 सीटें 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार भी जो है जो मुकाबला, जितना कड़ा मुकाबला विपक्ष दे रहा है, इसलिए बीजेपी के स्टेटमेंट में भी ये झलक रहा है कि मुकाबला ऐसा वो उम्मीद नहीं कर रहे थे जितना कड़ा मुकाबला विपक्ष की तरफ से उन्हें फेस करने को मिल रहा है। अभय जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, महाराष्ट्र में क्या डबल इंजन की सरकार वाली बातों पर जनता का बिल्कुल ही आकर्षण खत्म हो गया है? चलिए हीट वेव तो मानते हैं, लेकिन सुबह और शाम 2 समय ऐसे हैं जब जनता का हुजूम दिखना चाहिए। जब बात मुद्दों की आती है, क्या महाराष्ट्र की जनता मुद्दों पर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाह रही है? देखिए, मुद्दे जो है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत अलग मोड़ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, यहाँ का पॉलिटिक्स जो उथल पुथल गया है, उसकी वजह से मतदाताओं में नाराजगी तो है। अभी मुंबई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मुंबई में जल्द ही अभी महापालिका चुनाव भी होने वाले हैं। महापालिका चुनाव जो मुंबई के हैं वो इक्वलेंट टू विधानसभा के जैसे होते हैं, क्योंकि वहां का जो इलेक्शन है वो वहां का इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र के लिए एक अलग मैसेज देने वाला है। अभी अगर देखिए, उद्धव ठाकरे की अगर मेजॉरिटी अगर मुंबई में सिद्ध हो जाती है तो वो मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जाएगा, जिसकी वजह से बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद नुकसान हो सकता है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, तो आने वाले मुंबई के जो महापालिका का जो चुनाव है उसके अंदर भी शायद उनको नुकसान सहना पड़ सकता है। लेकिन अगर समझो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, अगर बीजेपी के मैक्सिमम सीट अगर चुनकर आते हैं तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो राजकारण है वो एक बहुत अलग मोड़ पर आ जाएगा, या महाराष्ट्र के अंदर उनका राजकारण खत्म होने की दिशा की ओर भी जा सकता है। यही बात शरद पवार जी को भी लागू होती है और यही बात अजित पवार जी को भी लागू होती है। अगर समझो यहाँ पर बीजेपी का वजन अगर बढ़ जाएगा मुंबई में खास करके, तो आने वाले चुनाव के अंदर शरद पवार को महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो जो नुकसान है वो नुकसान पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अपने पूरे भारत भर में एक अलग मैसेज लेकर जाएगा कि बीजेपी जो है, बीजेपी जो राजकारण कर रही है, या बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी को जो लोग जुड़ रहे हैं, जो पक्ष जो पार्टियां जो जुड़ रहे हैं, उनका फायदा हो सकता है। ये भी मैसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा सकता है। इसकी वजह से महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र पूरे देश भर के लिए एक बहुत अलग मैसेज देने वाला है। एक निर्णायक संदेश जो है महाराष्ट्र से निकल कर आएगा कि भारत की जो आने वाली राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये अभय जी का संदेश है जो महाराष्ट्र के मतदाता संकेत दे रहे हैं। आखिर भारत का मतदाता कहना क्या चाहता है? 5 चरण के मतदान संपन्न, 2 चरण बाकी, लेकिन दोनों ही तरफ से मुकाबला जो है वो आखिरी गेंद तक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ के उम्मीदवार और पार्टी और बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, ये समझते हैं उनसे। नरेश जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। नरेश जी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अहम स्टेट है। अगर यहाँ पर सेंध लगाने में कामयाब हो जाता है विपक्ष, तो भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए चिंता की बहुत बड़ी बात, या फिर प्रधानमंत्री का जो कहा जाए कि राम मंदिर का निर्माण हो, या जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो, या डबल इंजन हो, सबके लिए जनता ने सभी मुद्दों को नकार दिया और हावी हो गया महंगाई और बेरोजगारी। नरेश जी, देखिए, इंडी गठबंधन महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की इन्होंने कोशिश की, जिसमें यह विफल रहे। जीएसटी अपने आप में इसका एक सबूत है।
जीएसटी की ग्रोथ इसके बहुत बड़ा सबूत है। और 2014 से पहले 8 यूनिकॉर्न थे हमारे पास। सभी अपने जागरूक पैनल है, इनको पता होगा। जी आज सैकड़ों की संख्या में हमारे यूनिकॉर्न बढ़े हैं। और जीएसटी बिना बिजनेस के नहीं बढ़ते। और मोदी जी ने बात रखी थी कि मेरा देश का नौजवान रोजगार लेने के लिए नहीं, रोजगार देने वाला बने। जी ऐसा भी हमारी सरकारों का प्रयास रहा है। और दूसरी बात, इसके अलावा जिस चीज से ये लोग अपना ध्यान लोगों का भटकाना चाहते थे, जो योगी जी की सरकार आने से पहले अराजकता इन लोगों ने फैला रखी थी कि कोई नौजवान हो या महिला हो वो घर से निकलने से डरते थे। उस अराजकता पे चोट की है योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। तो इनके अपना वोटर ही इनसे छिटका है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर अभी भी साथ में है और जिन्होंने देश का विकास देखा है, जो इनका वोटर था, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। और इनके स्टालिन ने जो सनातन पे गाली दी थी मंदिर बनने के बाद, उसने भी मोदी जी को वोट किया है, उसने भी योगी जी को वोट किया है। इनको अपने वोट की चिंता करनी चाहिए जो इनसे छिटका है, जिसके कारण जिस डर से इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया, जिस डर से लालू प्रसाद यादव ये कह गए कि मुसलमानों का सबसे बड़ा अधिकार है, इनको सोचना चाहिए कि ये धर्म की राजनीति उस समय क्यों नहीं टोकते अपने नेताओं को, ये उस समय क्यों नहीं टोकते स्टालिन को जब वो सनातन को चोट करता है, ये उसी समय इनको चिंता क्यों हो जाती है जब कार्यकर्ता जय श्री राम बोलता है। जय श्री राम बोलने वाले को ममता जी भी टोकती हैं, इनके नेता भी टोकते हैं। जी, परंतु इस गठबंधन को इस गठबंधन को उस समय चिंता नहीं होती जब लालू प्रसाद यादव बयान देते हैं, जब स्टालिन बयान देते हैं। चिंता उनको तब भी होनी चाहिए थी जब मनमोहन सिंह जी बयान देते थे। आपके चैनल पे मैं पूरा नहीं बात करना चाहूंगा, आपने कम समय दिया, वरना ये बहुत बड़ा विषय था जिस पे मैं बात करना चाहता था। इनका खुद का, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल आपने योगी की बात कही, योगी सरकार के संदर्भ में ही मैंने कही है। जी 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 नरेश जी, आपने अपनी बात रखी और आपके पास समय का अभाव था। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के लिए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलभूषण जी, नरेश जी ने बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पर मुद्दे रखे हैं सामने, डबल इंजन की सरकार, योगी सरकार, इसने अराजकता पर काबू किया और इसका नतीजा जो है लोकसभा चुनाव में जीत के रूप में जनता देने जा रही है। कुलभूषण जी। जी नेहा जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने छेड़ी है। और अगर तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो भी लीडिंग अखबार हैं, आप उनकी खबरों को देखिए, कोई भी जिला ऐसा नहीं है, कोई भी पन्ना ऐसा नहीं है जिसपे अपराध की 4 खबरें आपको न मिल जाएं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे, लेकिन अखबार इस देश में हर जागरूक नागरिक पढ़ता है और देखता है कि आज यहाँ गोली मार दी गई, आज यहाँ सामूहिक बलात्कार हो गया, माँ के सामने बेटी का बलात्कार हो गया। ऐसी खबरें क्या रोज अखबार में नहीं छप रही? आप कितना सेंसर कर सकते हैं, कितना दबा सकते हैं, लेकिन जहां घटना, हमारे यहाँ 4 दिन से जाम लगा हुआ है कि एक महिला पति के साथ जा रही थी, बदमाशों ने लूट करते हुए उसके एक सामने से एक पीछे से गोली मार दी। 5 दिन से जनता वहां पे धरना दिए बैठी है प्रशासन के खिलाफ। चुनाव के दौरान के ये माहौल है। हकीकत ये है कि जमीन पे बिल्कुल अलग स्थितियां हैं और बताने में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बिल्कुल अलग बता रही है। लेकिन इस बार यही सारी चीजें, जैसे अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष ने, इंडी गठबंधन ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पाया। अरे साहब, आप ये तो स्वीकार कर रहे हो ना कि मुद्दा है, हम बना पाए या नहीं बना पाए, लेकिन जनता ने तो बना लिया। मैं तो कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा जनता का चुनाव है और इसीलिए 4 जून को अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि जनता ने 10 साल तक जुमलेबाजी सुनी और उसके बाद आज मान लिया कि अभी भी बात करेंगे तो आप स्टालिन का स्टेटमेंट ले आइए, लालू ने ये कहा, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो आज कंफ्यूज है। कभी हिंदुत्व की बात करेंगे, कभी बताएंगे नहीं हम तो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा ईद हमारे ही घर मनाई जाती है।
ईदगाह में ईद नहीं मनती है, ईद तो मोदी जी के घर में मनाई जाती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व है कि किधर बैठे, किधर पक्ष लें, किस तरह से अपने वोटर को रोक के रखें। लेकिन आज सारे हथकंडे फेल हैं, क्योंकि हकीकत को जनता जान रही है। सोशल मीडिया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक शो हैं जिनके माध्यम से सारी बातें छन के आ रही। आपके चैनल पे इतना खुल के मैं बोल पा रहा हूं। मेनलाइन मीडिया में इंडिया में जो बड़े चैनल हैं, इंडिया टीवी को आज ही हम लोगों ने वर्कआउट किया, नहीं बोल सकते, नहीं बोलने दिया जा रहा। तो आज हकीकत जो है वो जनता जान रही, तमाम माध्यमों से जान रही है। और आज जो 14 सीटें हैं, मुकुल जी 7 सीटों पे फाइट बता रहे हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक भी सीट क्लियर नहीं है। कोई भी इन 14 में से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दावे से नहीं कह सकती कि मैं ये जीत रही हूँ। मुकुल जी बड़े पत्रकार हैं, ठीक है, मुकुल जी से समझ लेते हैं। मुकुल जी, क्या बीजेपी का जो हाईकमान है, नेतृत्व है, वो कंफ्यूज लग रहा है जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? संक्षेप में, फिर एक लाइन में अभय जी से समझूंगी क्योंकि समय समाप्ति का इशारा कर रहा है। मुकुल जी अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले जी। मैंने जो 7 सीटें बोला है, बाकी जगह देखिए कोई कुछ नहीं कह सकता, हम लोग कोई जोचाचार्य तो है नहीं। लेकिन जहां पे जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह क्लीन स्वीप लेंगे, जो उनकी वहां पे अपनी एक दबंगई है और आप कह सकते हैं का जो बिजनेस है वहां पे स्कूल्स का, वो इतना बड़ा नेटवर्क है कि उनको हरा पाना नामुमकिन है। मैं सीधे बोलूंगा, आपके चैनल पे बोल रहा हूं, वो जीत रहे हैं। अब बात आती है बाकी जहां 7 सीटें फंसी हुई हैं, तो बाकी सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी को एज है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जैसे अभी कांग्रेसी हमारे मित्र ने बोला, त्रिपाठी जी ने, कि नहीं, आप फाइट तो नहीं, चुनाव है तो फाइट है, लेकिन जो सीटें 1 लाख, मेरा आकलन ये है कि 1 लाख के अंदर वाली जो है वो बहुत टफ फाइट पे है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने काम अच्छा किया है कि जैसे यादव बाहुल क्षेत्र में अगर आप किसी शाक्य को उतार देंगे या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में किसी आप यादव को उठा देंगे तो यादव का वोट भी मिलेगा और मुसलमान तो आपके पास आ ही रहा है। तो बीएसपी का तो मैं नहीं मानता कि सभी सीटों पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग बहुत शानदार चुनाव लड़ रही है। और ये हम लोगों के लिए भी, यानी जो उन्होंने जो जातिगत समीकरण बिठाया है, आप उसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि ये बहुत जो है। जी बिल्कुल। अभय जी से जी, मुकुल जी बात कंप्लीट कीजिए, मैं फिर बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में समझना चाहूंगी अभय जी से भी। मुकुल जी जी अब अभय जी की बात है। अब अभय जी, क्या किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र में और मराठा आरक्षण का मुद्दा किसी तरह से इन चुनावों को प्रभावित कर पाया है? बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो गया है। जी मराठा समाज का जो मुद्दा है वो डेफिनेटली इस चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाएगा, और किसानों का भी मुद्दा कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाएगा, जिसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो कृपया आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप फीडबैक भेजिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।